तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, और इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर कि ई करके प्लस हो। प्लस हो मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहां पर भी देख सकते हो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग। दो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, एक तो फिलिक और एक फोबिक। फिलिक का मतलब है लविंग और फोबिक का मतलब है हेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी होंगी? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। तो ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, तो उनकी रिएक्शन अपने को देखनी है। आपको एक बात पहले ये जाननी जरूरी है कि जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आप एनसीईआरटी 11th की खोल के देखोगे तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो लास्ट टॉपिक है उसमें ग्रुप सेपरेट किए हुए हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। तो आप उनको एक बार जाके याद कर सकते हो, या फिर जो जो आते जा रहे हैं उनको वैसे वैसे याद करते जाओ। तो कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा कैसे होता है? सपोज अगर इसमें मैं पूछूं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा मेटा पोजीशन कौन सी होगी, तो मैं इसमें बताने में सफल नहीं हूं। तो मेरे को क्या जरूरी है कि यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये अगेन मेटा है, ये अगेन ऑर्थो है। ध्यान रखना कि यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड होगा, तभी ये लोकेशन हम बोलेंगे ऑर्थो मेटा पैरा एंड ऑर्थो मेटा, तभी बोलेंगे। अगर यहां पर कुछ भी नहीं होता तो ये ऑर्थो मेटा पैरा नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिंग बनाऊं, सिंपली एक रिंग बनाऊं इस तरह से, तो इसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। अगर मैं मान लो यहां पर कोई ग्रुप जोड़ देता हूं तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाला मेटा, ये मेटा और देन ये पैरा। क्लियर? तो ये कैसा है? ये ग्रुप ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है? ऑर्थो सॉरी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात करते हैं उसी के अंदर हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन मतलब आप कोई भी हेलोजन, यहां पर कोई भी हेलोजन नहीं, यहां पर एक्स में एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली। ठीक है, आपने बहुत सारी रिएक्शंस पीछे पढ़ी हुई है, सैंडमेयर वगैरह, गेटरमैन वगैरह, जितनी भी रिएक्शंस हैं, तो उसमें एक्स के जहां पर मेनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन का ही लिया हुआ है, उनका यूजेस है। फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो ये एवरेज में आते हैं, तो यही मोस्टली रिएक्शन में हम लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिया हमने? ये हमने लिया एनिलीन। एनिलीन को रिएक्ट करवाया किससे? 3x2, कोई भी हेलोजन लेके। ठीक है, यहां पर कोई भी हेलोजन लिया हमने, कोई भी मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन से है। यहां पर भी हमने कोई भी मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो और पैरा। अब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वाला, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये अगेन ऑर्थो है, यही तीन लोकेशन है। तो इन्होंने बना दिया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, अगर यहां पे क्या होता, क्लोरीन या ब्रोमीन होता, तो हम बोल देते कि 2,4,6 ट्राई क्लोरो या 2,4,6 ट्राई क्लोरो एनिलीन, ऐसे बोल देते। लेकिन अभी हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बना है, और साथ में एक हमारे पास मिनरल एसिड निकला है। भाई यहाँ पे या तो HCl होगा या HBr होगा, वो किस में आते हैं? मिनरल एसिड में। अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए हो, कि इफ वी हैव टू प्रिपेयर ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, तो क्या करना चाहिए हमें? हमने अगेन पहले क्या लिया? एनिलीन लिया। एनिलीन लेके हमने यहां पर ये हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया है। क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो काफी बार डिस्कस हो चुका है मेरे लेक्चर्स में। एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, उनके बीच में एक ऑक्सीजन फंसा होगा, और यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आर आर डैश भी ले सकते हो और आर आर भी ले सकते हो। क्लियर? तो ये देखो कुछ इस तरह से ही है, ये कुछ ऐसा ही तो है, बस यहां पर CH3 जोड़ दो और यहां पर भी CH3 जोड़ दो। ये क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो ध्यान से, CH3CO2 है, CH3CO, CH3CO2 हो गए, बीच में एक ऑक्सीजन बाहर, और ये ऑक्सीजन ये
बाहर। तो ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। और किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन। पायरिडीन आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक रिंग के अंदर ऐसे ये फंसा हुआ हो नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरिडीन। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, एसिड एनहाइड्राइड एंड पायरिडीन। तो क्या बनेगा, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है नाम जानने की। इंटरमीडिएट बना, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप आके जुड़ गया। उसके बाद हमने हेलोजन लिया, किसके प्रेजेंस में, इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, यहां पर एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ये रीजन अभी देखेंगे हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर ये मोनोसल्फेट बना और इसके बाद जब हमने एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला तो ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप रिड्यूस होके किसमें, NH2 में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर हमको मिल गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। यहां पर हमको क्या मिल गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि यहां पर हमने ऐसा यूज करने से ऐसा ही क्यों बना, है ना। यहां पर तो ट्राई बन रहा था, यहां पर मोनो क्यों बना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही क्यों मिला। आपको अभी अभी ध्यान हो तो ये कंपाउंड बना था, यहां पर NH था, इसकी जगह NHCOCH3 ये था। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला बॉन्ड क्लेवेज होके ये वाला लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से देखिए तो कैटायन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भैया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकती, है ना भाई। NH2 तो क्या था, NH2 के पास तो लोन पेयर था। NH2 में क्या था भाई, किसी भी अगर एनिलीन में देखूं, अगर मैं एनिलीन में, तो यहां पर NH2 के पास यहां पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो स्पीशीज है ऑलरेडी, वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी इतना। तो क्या हुआ कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये एक्टिवेट ज्यादा कर देगा ऑर्थो पैरा पे, और ये ग्रुप उसको उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और एक रीजन और भी है कि वहां पर अगर ऑर्थो पे बनता तो ये बल्कि ग्रुप है तो वहां पर रिपल्शन होता। तो एक ही जगह मेटा पे वो एक्टिवेट नहीं कर पाया, ऑर्थो पे अगर वो करता तो वहां पर बल्कि ग्रुप था, रिपल्शन होता। तो एक ही जगह बसती है पैरा पे, जो कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमारा बना था। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन पे क्या है कि हमने अगेन एनिलीन लिया, ये कहानी काफी टाइम से आप सुनते आ रहे हो, HNO3 और H2SO4 की, है ना। यहां से 2H+ निकलेगा, फिर यहां से एक H2O मॉलिक्यूल, बता देता हूं एक बार जो नए बच्चे हैं, क्या होगा देखना, HNO3 प्लस HSO3 SO4H ले लो यार, ठीक है, या यहाँ पे पूरा ही लिख लो, समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट बच्चे। क्या होगा कि दो हाइड्रोजन इसके पास, यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन प्लस यहां से एक ऑक्सीजन, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 और ऐसे ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, यहां से H2O निकल जाएगा। H2 निकलने के बाद ये क्या बचेगा, HSO4 नेगेटिव, और यहां पर बचेगा NO2+, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमको क्या मिला, नाइट्रोनियम आयन। और टेम्परेचर क्या रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या एनसीईआरटी लिखती है 273 से 278 डिग्री सेल्सियस, मेरे ख्याल से ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहां पर क्या बना, यहां पर हर तरह का कंपाउंड बन रहा है, बस उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट है। कैसे कि पैरा पे, हाँ ठीक है भैया, पैरा पे बन रहा है 51% सबसे ज्यादा, लेकिन मेटा पर भी बन रहा है। मेटा पर क्यों बन रहा है, 2 रीजन है। पहला कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा पर तो एक्टिवेट नहीं करेगा, बट NO2 जो ग्रुप है हमारा, जो हमारा NO2 ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब अगर मैं NO2 के हिसाब से देखूं तो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये मेटा है, समझ में आ रही बात। और ये होगा पैरा अकॉर्डिंग टू दिस NO2 ग्रुप। अब इससे क्या होगा, या तो ये ग्रुप खुद मेटा पे जुड़े, या ये जुड़े तो दूसरा ग्रुप मेटा पे हो, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है।
तो दैट्स व्हाई ये भी 47% तक बन रहा है। और ये तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो ये बल्कि ग्रुप है तो इनमें रिपल्शन होगा, यहां पर क्या है रिपल्शन, रिपल्शन के कारण ये ओनली 1% बन पा रहा है। क्लियर। अब वही कहानी कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना हो कि मेरे को मिक्सचर नहीं चाहिए भाई, मेरे को मैंने बोल दिया कि मेरे को तो खाली यही वाला कंपाउंड चाहिए, मेरे को मिक्सचर नहीं चाहिए, 47 और 1% नहीं चाहिए, मेरे को खाली यही चाहिए पहला वाला, तो कैसे करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाने का तरीका अभी लास्ट में देख के आए थे। क्या पहले तो हमने एनिलीन ले लिया, बहुत बढ़िया, उसके साथ फिर एसिड एनहाइड्राइड और फिर पैराडीन, पैराडीन अभी जान के आए हो आप, ये बेंजीन ये और ये रिंग के अंदर नाइट्रोजन फंसा हुआ है, ये क्या है पैराडीन। फिर यह इंटरमीडिएट बना, अब ये वाला ग्रुप फिर से वही काम करेगा, क्या कि ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को या उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और अगेन फिर H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर लिया तो यहां पर बना पैरा, लेकिन ये ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ था, यहां पर फिर एसिडिक और बेसिक मीडियम लिया तो यहां पर ये वाला ग्रुप रिड्यूस होकर किसमें NH2 में कन्वर्ट हुआ और ये हमारा बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, हमको SO3H इस ग्रुप में एनिलीन ग्रुप में ऐड करना है। तो ये क्या है हमारे पास एनिलीन, अगेन भाई सारा काम उसी से तो चल रहा है अमाइन से, तो एनिलीन, एनिलीन में हमने क्या करवाया कि H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एनिलीन एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया हमारा एक इंटरमीडिएट जिसमें दोनों चीजें हैं, अमाइन भी है और HSO4 भी है। भाई एक H यहाँ पे NH3 बन गया और दूसरा HSO4 नेगेटिव में चला गया। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि टेम्परेचर रखना है 453 टू 473 केल्विन, है ना, इसी टेम्परेचर रेंज में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा कुछ इस तरह का, जो सल्फोनिल ग्रुप हमारा ऐड हो चुका है इसमें पैरा पे, है ना, ऑर्थो पे तो हो नहीं सकता क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा रिपल्शन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये कहां बनेगा पैरा पे। अब यहां पर एक चीज अपने को देखनी खास चीज है कि यहां पर क्या हुआ है प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर, यहां पर क्या बन जाएगा NH3 प्लस और यहां पर नेगेटिव, इसी चीज को बोलते हैं ज्विटर आयन। जो बायो वाले हैं उन्होंने बायोमोलिक्यूल में 11th में ये चीज देख ली होगी ज्विटर आयन में, और जिन्होंने नहीं देखी हो यहां देख लीजिए। ज्विटर आयन एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्लस और नेगेटिव दोनों साइन आते हो, आयन नहीं ज्विटर आयन, ठीक है, जिसमें प्लस और नेगेटिव एक साथ दोनों चीजें आती हो। तो यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये किसमें आ गया ज्विटर आयन में। असली प्रोडक्ट तो हमारा यही है आफ्टर सल्फोनेशन। अब नोट डालकर एक बात लिख लीजिए कि एनिलीन डज नॉट गो अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ना एल्काइलेशन में ना एसाइलेशन में ये नहीं जाते कि ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्युमिनियम क्लोराइड। वो क्या करते हैं, हम आपको याद हो तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 यूज करते हैं, है ना, तो AlCl3 यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, वो सॉल्ट बना लेगा, वो आयन आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज कैसेलेट्स, वो क्या बना लेगा लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो, यानी कि जो एक्सेप्ट कर सके, विच एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना, तो कैसा एक्ट करेगा वो लुईस एसिड की तरह, क्योंकि वहां पर सॉल्ट बन गया, एनिलीन आयन से सॉल्ट बन गया। या फिर ये कह सकते हो कि एनिलीन आयन यही तो होता है NH और NH3 प्लस, ये एनिलीन आयन है। अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये इस रिंग को एक्टिवेट कर सकते, ये तो पॉजिटिव आयन है ना, एज अ कैटायन है, तो ये क्या करेगा स्ट्रांगली डीएक्टिवेट द रिंग। ये क्या करेगा इसको डीएक्टिवेट कर देगा और इसको फर्दर रिएक्शन में जाने ही नहीं। तो बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है कि डाइजोनियम मतलब डाई का मतलब दो, है ना, डाइएजो, एजो बोलते हैं हम नाइट्रोजन के दो जो नाइट्रोजन बॉन्ड है उसके बीच में डबल बॉन्ड हो, है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का कंपाउंड हो, और डाई मतलब दो नाइट्रोजन हो और उसमें अमोनियम मतलब
कुछ इस तरह से कि नाइट्रोजन उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। अगर वो बेंजीन से जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। मोस्टली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही बनते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, RN2 और X नेगेटिव। अब R की जगह यहां पर हम AR ही लिखेंगे, AR यानी कि एरोमेटिक। ये केवल और केवल एरोमेटिक में ही मिलता है। अगर हम बात करें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की तो वो स्टेबल नहीं होता, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RN2X नेगेटिव, जहां पर R क्या है, एरोमेटिक। कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। फिर बात आती है कि यहाँ पे X की जगह क्या होगा, X की जगह आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मतलब ये आयंस हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के आयन हो सकते हैं, या फ्लोरोबोरेट से निकाला हुआ, ये कहां से आया है, HbF4। इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको आप मेमोराइज कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से H+ निकाला तो अपने पास फ्लोरोबोरेट आयन आया। तो इनसे देखते हैं क्लोरीन से क्या बनेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो ये इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल दिया, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बोल दिया। ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या बोल दिया, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। ऐसे ही यहां पर फ्लोरोबोरेट जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट ऐड कर दिया। बस इतनी सी बात है भाई, जिस तरह का जिसका नाम। अब इनके काम अलग अलग हैं, कहां कहां पर हम कौन सी चीज यूज करेंगे, जो जो हमारे सिलेबस में आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये एल्काइल में क्यों स्टेबल नहीं है, या एल्काइल में क्यों नहीं हो पाता, और ये एरोमेटिक में ही क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या हो सकता है, हो सकता है कैसा कि एक चीज सोच के देखिए, एक चीज छोटी सी, कि अगर मैं यहां पे एक जो AR, मतलब यहां पर एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन बट अल्काइल है, और यहां पर मैं डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहां पर ये AR नहीं है, यहां पर केवल कोई भी अल्काइल चेन है। तो सोचिए कि यहां पर जो ये प्लस यानी कि एक तरह से कैटायन है, क्या ये कैटायन को ये इतना प्लस इफेक्ट दे पाएगा या कि ये स्टेबल हो सके। भाई यहां पर क्या होगा, चार्ज रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। इसके पास जो अल्काइल ग्रुप है, इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर बना सके इस तरह के, और उस आयन को जो चार्ज है, जो वो बोझ है मॉलिक्यूल पे, उसको स्टेबल कर सके। फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फ्रॉम एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास ये चार जो हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस पे मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता, और ना ही आपको अब जरूरत है, क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनिक में यही पढ़ के आए हो। तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या बन रहे हैं, 4 रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं। 4 रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में। ऐसी बात नहीं है कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनते नहीं है, लेकिन वो इतने ज्यादा अनस्टेबल हैं कि वो एक तरह से ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे किस में आएगा, इसमें रेजोनेंस में, फिर ये प्लस चार्ज एक बार यहाँ ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, फिर अगेन ऑर्थो पे, है ना। तो ये चीजें बहुत कॉमन सी हो गई हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ पे एक और बन सकता था, मैंने बनाया नहीं, जहां पर ये फाइनल बॉन्ड आ जाता, ये वाला बॉन्ड टूट के चला जाता। तो अपन जो है इस टॉपिक से बहुत वाकिफ हैं। मोटा मोटा रीजन यही है कि जो एरोमेटिक है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, और जो एलिफेटिक है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जिससे कि जो प्लस चार्ज है वो स्टेबल नहीं हो सकता। सिंपल। फिर बात आती है डायजोटाइजेशन की। डायजोटाइजेशन का मतलब क्या है, अरे आपने हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में एनसीईआरटी में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मैंने भी बीच में पढ़ाई है, वो मैंने जीओसी में ही मिक्स कर दी थी। तो हमने सैंडमेयर में पढ़ा था कि एनिलीन को अगर हम NaNO2 में और एक एसिड की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तक रखें, तो वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज यहां पर कहला रही है डायजोटाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। वही चीज क्या कहला रही है यहाँ पे,
डायजोटाइजेशन, देखिए क्या ये एनिलीन नहीं है? हाँ एनिलीन है। ये नाइट्रस एसिड नहीं है, ये 2HCl, यहां पर क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और ये NaCl और ये 2H2O। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बेशक मिटा दो, अपने को खाली यही चाहिए था, क्या? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से बोलेंगे? डायजोटाइजेशन। अगर एग्जाम में आता है डायजोटाइजेशन से आप क्या समझते हो या लिख सकते हो उसके बारे में, तो यही रिएक्शन है, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस 2HCl। 2HCl की जगह आप यहाँ पे 2H प्लस आयन भी ले सकते हो, एनसीईआरटी में ले रखा है। क्लियर? मतलब कोई भी चीज यहाँ पर अगर यहाँ पे X लोगे तो X आ जाएगा, किसी भी चीज से जुड़कर यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पर क्लोरीन है तो वहां पर, यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लोगे, ब्रोमीन आ सकता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हो, आयन ले सकते हो, वो आ सकता है, फ्लोरोबोरेट ले सकते हो, वो आ सकता है। तो मतलब ये सभी प्रकार को वहां पर कन्वर्ट कर देगा। एक चीज यार मेरे से छूट गई थी, जो फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड मैं बता देता हूं यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड, ये इस तरह का मैंने पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, इसको हमने क्या बोला था? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड। ये क्या है? इसकी खास बात है एक बहुत ज्यादा, कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल एंड वेरी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम का ऐसा एक कंपाउंड है जो बाहर स्टेबल भी है और वाटर में इनसॉल्युबल है। ये ध्यान रखना कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। कौन सा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, सॉरी फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is insoluble in water and as well as stable in at room temperature and normal conditions. क्लियर? चलते हैं आगे। एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए कि ड्यू टू इट्स, यानी कि इट्स मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट असल में बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। इसको हमें जब यूज करना होता है कोई कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो हेलोएल्केन हो, अल्कोहल हो, ग्रेगनार्ड एजेंट हो, मतलब कहीं पर भी यूज करना हो तो हमें उसको तुरंत प्रिपेयर करके तुरंत यूज करना पड़ता है, वरना वो रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेता है, या वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। कि ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी द डाइजोनियम सॉल्ट नॉट जनरली स्टोर्ड, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के जस्ट बाद हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक, बहुत ही एक आसान सा पॉइंट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है केमिकल रिएक्शंस की, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, कि पहले वो रिएक्शन हम सारी देखेंगे जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से एस्केप हो रही होगी, निकल रही होगी, डिस्प्लेस हो रही होगी। और दूसरा है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एंट्रेंस में, ज्यादातर चांसेस इसके हैं, इसके भी हैं लेकिन इसके थोड़े से ज्यादा हैं। रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप मतलब डायजो मतलब दो नाइट्रोजन का ग्रुप उसमें रुका हुआ है, रिटेंशन का मतलब रिटेन कर लेना, है ना, रुका हुआ होना वहीं पर। हिंदी खराब हो गई यार मेरी, रुका हुआ होना। ठीक है, तो रिटेंशन मतलब वहीं पर रिटेन होना, रिटेन ऑफ डायजो ग्रुप। तो इसको हम शायद आज ना पढ़ पाए, तो पहले इसी को देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं और चलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन की। तो डिस्प्लेसमेंट किससे हो रही है? पहले बाय हैलाइड और साइनाइड। भाई ये अपने को सबको पता है कि ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, कि हमने इसका फॉर्मूला देख लिया ArN2 और कोई आयन है उसके पास, ये नहीं पता हमें कौन सा है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको अगर हम यहाँ पर कोपरस क्लोराइड, कोपरस ब्रोमाइड या कोपर साइनाइड, है ना, ये क्या है? कोपरस क्लोराइड। ठीक है, अगर इनके प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखना यहां पर भी क्या बन रहा है, ये क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, है ना, या बेंजीन साइनो। मतलब क्या है कि मेन चीज क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन जो है वो एस्केप कर रही है, तीनों केस में नाइट्रोजन एस्केप कर रही है। और इसका एक बहुत फेमस सा नाम भी है, आपको याद हो तो, सैंड मेयर्स रिएक्शन। याद है हेलोएल्केन हेलोरीन में पढ़ा था।
वहां पर मैंने जैसे अभी बताया कि सैंडमेयर रिएक्शन में हमने एनिलीन से NaNO2 रिएक्ट करवाकर वहां पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, लेकिन उसके फर्दर बाद हमने कोपरस क्लोराइड को रिएक्ट करवा के वहां पर हेलो एल्कीन भी बनाया था, याद हो तो हेलो एरीन, है ना, क्लोरोबेंजीन बनाया ना ये। तो ये यही है सैंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन किस में आएंगी? सैंडमेयर रिएक्शन में। ठीक है, इसी तरह की एक तरह की और रिएक्शन है, वो देखते हैं पहले। दूसरी तरह की रिएक्शन है ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पर कोपरस क्लोराइड था Cu2Cl2 या Cu2Br2, यहां पर क्या है, केवल कॉपर है, या इसको कहूं मैं कॉपर पाउडर है। ये फर्क है इन दोनों टाइप्स की रिएक्शन में। कॉपर पाउडर है तब भी ये काम हो जाएगा, तब भी हेलो एल्केन बन जाएगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होना है, बस यहाँ पे थोड़ा साइड जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। और इस रिएक्शन को हम जानते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन से। ठीक है, गेटरमैन्स रिएक्शन। एक चीज और नोट डाल के लिख लीजिएगा कि सैंडमेयर रिएक्शंस आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन। मतलब सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर करना हेलो एल्केन या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन करना या डिस्प्लेसमेंट करना नाइट्रोजन की ज्यादा बेटर है किससे? गेटरमैन्स रिएक्शन से। तो कहां लिखूं? यही लिख देता हूं, सैंडमेयर रिएक्शंस आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, ये नोट भी हो गया और ये नेम रिएक्शन भी हो गई। ये वाली जो है ये गेटरमैन्स रिएक्शन है, ये वाली कौन सी है? गेटरमैन्स रिएक्शन। एंड सैंडमेयर रिएक्शन आर बेटर देन गेटरमैन्स रिएक्शन। ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना। फिर एक नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए क्या, कि जो डाइजोनियम ग्रुप है ना वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं ये तो हम 2-3 तो पढ़े आए हैं, लेकिन एक बार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइनो एंड अल्कोहल। अल्कोहल तक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये ना सब्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब ये ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ArN2 और X नेगेटिव है ना, ये चीज है। तो यहां पर हम जो जो ये लाते जाएंगे वही चीज उसको डिस्प्लेस करता जाएगा। क्लियर? फिर बात आती है बाय आयोडाइड आयन। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉट इजिली डन। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा मुश्किल से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आयोडीन है, आयोडीन आयन है, ये फटाफट से किसमें? I2 में जाके रिड्यूस हो जाता है ना। ये फटाफट से अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना जल्दी पसंद करता है। तो यहां पर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर फिर से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस से यहाँ पे क्या बना लिया? आइडो एरीन या आइडो बेंजीन बोल दो, बात एक ही है। साइड प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना नहीं है। ये मेन है कि यहां से नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रही है, कि आयोडीन भी इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जो ए पार्ट था, और दूसरा पार्ट था रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें रिटेन रहता है। तो यहां पर बात हमने कि हैलाइड और साइनाइड से रिप्लेस किया था, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। फिर आयोडाइड आयन तक हमने कवर कर लिया था। अब बात आती है किसकी? फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन यानी कि F, फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह से आयन है। तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना। यहाँ पर RaRN2 और Cl, यही तो था ना कि ArN2 प्लस और X नेगेटिव, ये तो था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां से हमने किससे रिएक्ट करवाया? फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड जो कि फ्लोरेट आयन देता है। तो फ्लोरोबोरिक एसिड से हमने इसको रिएक्ट करवाया। यहां पर क्या बन गया कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बारे में हम पहले ही बात करके आ चुके थे। क्या बात, खास बात क्या है इसकी? कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। इसके बारे में हम पीछे बात करके आ चुके हैं, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। ठीक है, क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल एक साथ है भैया, कभी वाटर इनसॉल्युबल समझ लो, है ना। इनसॉल्युबल मतलब कि घुलनशील नहीं है ये। फिर इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से केवल जो एरोमेटिक, यहां पे मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कुछ इस तरह का बन रहा है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, है ना।
फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन गया है, नाइट्रोजन पूरी तरह से यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है और BF3 यहाँ पर अलग हो गया है, यानी कि यहाँ पर 4 फ्लोरीन थे तो एक तो आ गया एरोमेटिक के साथ यहाँ पर, फिर बचा यहाँ पे BF3, वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया और ये N2 गैस की फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व हो गया। ठीक, तो ये रिएक्शन किसके लिए है? फ्लोराइड आयन के लिए। जब कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो उसमें नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो कि इसने फ्लोरीन ने यहां पर नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट बात आती है बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप अच्छे से जानते होंगे। उससे पहले आपको इसकी रिएक्शंस बताऊं, उससे पहले आपको ये दो चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि H3PO2 जिसको कि हम फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फेनिक बस यहां पर क्या है, यहां पर आई है, और H3PO3 जिसको हम की फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। जेई में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें ऊपर लिख दिया था H3PO3 एंड H3PO2 और नीचे ऑप्शन दे दिया था फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक या हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फेनिक, इस तरह से मतलब कंफ्यूजन करके और इन्हीं दो पे एक क्वेश्चन बना दिया था। तो ध्यान रखना कि जिसके पास 2 ऑक्सीजन है ना, मान लो जिसके पास 2 ऑक्सीजन है उसके पास I आ रहा है और जिसके पास 3 ऑक्सीजन है उसके पास O आ रहा है, ऐसे समझ लो, है ना भाई। I पहले आता है, 2 भी पहले आता है, तो 2 के साथ I और 3 के साथ O, मतलब छोटी सी ट्रिक है, मैंने कोशिश की बनाने की। तो ये क्या है, फॉस्फोनिक H3PO3 और H3PO2 क्या है, फॉस्फीनिक। इसका एक और नाम भी है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका एक और नाम भी है। तो चलते देखते हैं कि बाय हाइड्रोजन से कैसे वो डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब वही चीज जो अभी हम पढ़ के आए हैं, H3PO2, PO2 है मतलब ये क्या है, फॉस्फोनिक एसिड, है ना। मैंने अभी बताया कि जब O2 होगा, ऑक्सीजन 2 होंगे तो I आएगा और 3 होंगे तो O आएगा, है ना। फॉस 2 पे आया तो सॉरी ये तो गलत हो गया ना, ये फॉस्फेनिक एसिड, सॉरी 2 आएगा तो I, 3 आएगा तो O, है ना। तो फॉस्फेनिक, ये फॉस्फेनिक है, H3PO3 आएगा तो फॉस्फोनिक, है ना। तो ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किससे रिएक्ट करवाया, फॉस्फेनिक एसिड से, जिसको कि हम किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। और यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन। वैसे तो ये देखा जाए तो बेंजीन ही बनेगा, एरोमेटिक में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन बनेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोकार्बन बन रहा है कि यहां पर पहले नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, अब यहां पर केवल हाइड्रोजन है, यानी कि ये डिस्प्लेस किसने किया है, हाइड्रोजन ने। उसके बाद क्या हुआ, ये जो N2 था ये एलिमिनेट हो गया और H3PO3 मतलब O, यानी कि फॉस्फोनिक एसिड, है ना। ये क्या हुआ, फॉस्फोनिक एसिड विद HCl। अच्छा, इसको अपने से कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमने फॉस्फेनिक एसिड लिया था और वहां पर फॉस्फोनिक एसिड बना था, फॉस्फोनिक, है ना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एंट्रेंस की नजर से देखें तो इसमें कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन दे दे और इसमें खाली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिटा दे, तो ये पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट में हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट में हमने क्या बना था, है ना। नाम में क्योंकि कंफ्यूजन है ऑलरेडी, क्लियर। फिर यही चीज अगर मैं यहाँ पर अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये मैंने क्या लिया, इथेनॉल, मतलब कोई भी अल्कोहल ले लिया मैंने, तो वहां पर भी यही हो रहा है। क्या हुआ कि यहां पर अगेन क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन और गैस एलिमिनेट हो रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखना CH3CH2, ये क्या है, एल्डिहाइड, जिसको हम एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं, है ना, एसिड एल्डिहाइड। तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं कि हम जो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है वो समझ सकते हैं। देखो पढ़ रहे हो तो फिर पूरा अच्छे से पढ़ो, है ना। यहां से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है। ये पूछ सकते हैं कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जो भी चीज जहां पर दिख रही है तो वहीं पर वो चीज पढ़ लो, है ना। तो ये एक तरह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी हो गई। और जैसे कि अल्कोहल के जरिए जो नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है या बेंजीन बन रहा है, तो तब ये बात है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए भी काम आ सकता है ना। फिर बात आती है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH नेगेटिव को, और ये हमें कौन देगा, पानी, वाटर। H2O कैसे स्प्लिट करता है, ऐसे
एक तो H प्लस में और एक OH नेगेटिव में एस्पिरेट करेगा, तो यहां से हमें OH नेगेटिव मिल जाएगा। ये अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट रिएक्ट करके इससे क्या बना रहा है, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फिनॉल। तो यहां से दो चीजें हैं, एक तो कि एक तो OH जो है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर दे रहा है, और दूसरी क्या है कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल भी बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, हम फिनॉल भी बना सकते हैं, है ना। ये फिनॉल ही तो है, देखना ये एरोमेटिक का मतलब क्या है, बेंजीन, और फिर उसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फिनॉल, यही तो है फिनॉल। नेक्स्ट है बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप में ये अगेन हमने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फिर हमने किससे रिएक्ट करवाया, फ्लोरो बोरिक एसिड। ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, जो फ्लोरोबोरेट आयन देता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, ये भी डाइजोनियम है। अब यहां पर अपने को रिएक्ट करवाना है NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हीट कर देना है, क्या क्या, NaNO2, कॉपर और हीट। तो जब हमने ये किया तो यहां पर बना नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो जो NO2 ग्रुप था उसने जो हमारे नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहां पर क्या बना लिया, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो इसने अगेन क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, नाइट्रोबेंजीन। अरे हाँ, एक चीज और कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसके लिए कंडीशन है जो एक बार पूछी भी गई थी, जो यहां पर है 283 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, मेरे दिमाग से निकल गई थी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और पानी से रिएक्ट करवाओगे तो उसमें 283 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 273 तो हमारा होता ही है जीरो पे, तो कम से कम 10 डिग्री, मतलब काफी थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा, जब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगी तब जाके फिनॉल बनेगा, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। उसमें क्या होगा कि जो रिटेंशन होगा, नाइट्रोजन उसी ग्रुप में रहेगा, है ना, डाइजो ग्रुप में। उसके अंदर मेनली हम एक ही तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, मतलब उन जिनका हमने रिएक्ट करवाया उन्होंने कपल कर लिया, कपलिंग कर ली, मतलब मिल गए, कपल बोलते हैं ना अपन जोड़े को, तो वो दोनों जुड़ गए ऐसे। कपलिंग रिएक्शन की खास बात क्या है, कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है मैंने। क्या क्या, कि पहला पॉइंट है कि वो वहां पर कंजुगेट सिस्टम होगा। कंजुगेट सिस्टम आप वाकिफ होंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब एक स्टेप के बाद वो चीज रिपीट हो रही हो, है ना। तो हमने ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ा है कंजुगेट सिस्टम, तो इसमें एक तो कंजुगेट सिस्टम मिलेगा, दूसरा एरोमेटिक रिंग्स जॉइन थ्रू नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, है ना, कि जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो किससे जुड़ी होंगी, नाइट्रोजन में। यहां पर कंजुगेट सिस्टम दिख रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये वाला बॉन्डिंग मिलेगी किसमें, एरोमेटिक रिंग्स जो जुड़ी हुई होंगी। फिर क्या बात आती है, तीसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कि फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बहुत अच्छे से एक एक चीज मैकेनिज्म मैं पूरी बता के आया हूं जीओसी के अंदर, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो सब्स्टिट्यूट करेगा, वो वाली रिएक्शन को ये फॉलो करेंगे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, चलिए। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये है हमारा फिनॉल, है ना, किसके प्रेजेंस में, यहां पर कोई भी बेसिक मीडियम है, OH हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोक्सी आयन है, तो ये कोई भी बेसिक मीडियम लिया हमने, तो ये कैसा कंपाउंड बन गया, कुछ इस तरह का, है ना। ये दोनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से, ये दोनों रिंग जुड़ गई, और यहां पर क्या हो गया, अल्कोहल का ग्रुप लग गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है इसका, पैरा। देखो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो गया, पैरा पे हाइड्रोक्सी, और ये एजो बेंजीन, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम एक ऑरेंज डाई के नाम से जानते हैं, ऑरेंज डाई, ठीक। क्या है ये भाई, जो हम डाई करते हैं ना, कई बार बालों में हम कलर करते हैं, शेव जो दाढ़ी होती है उसको रंगीन बनाते हैं, उस तरह से। तो ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज डाई। कैसे बन रही है ये, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन विद फिनॉल, एंड ये कौन सा है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में तो हमें क्या मिल रही है, ऑरेंज डाई, जिसका एक और नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं।
तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या था, यहां पर हमने पहले फिनॉल लिया और यहां पर बेसिक मीडियम था, तो जब इस पर ये अटैक करेगा तो यहां से 1 मोल H2O का एलिमिनेट होगा और यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी, फिनॉक्साइड आयन। और हम फिनॉक्साइड आयन के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी करके आ चुके हैं, कैसे कैसे वो स्टेबलाइज करता है। तो आपको यहां से यहां आने में तो बिल्कुल भी जो वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आयन क्या किसमें जाएगा, रेजोनेंस में, और यहाँ पर साइट कर देगा ये यहाँ पर अटैचमेंट के लिए। फिनॉक्साइड आयन क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है, और यहां से फिर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हमने यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, इसका एक्ट करवाया। तो अब देखना ये यहां से एक बॉन्ड तोड़ के और यहां पे बना सकता है ये एक बॉन्ड। वही किया इन्होंने अगले स्टेप में कि यहां पर ऑक्सीजन है पहले से ही, ये वाला नाइट्रोजन यहां पर बॉन्डिंग कर रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पर जब एक जुड़ गया तो यहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब भी तो यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट करके और ये ट्रिपल, तीनों में एक एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं, देखना यहां पर ये है ना, ये है। अब यहां से अपने को देखो यहां पर 2 बॉन्ड है, यानी कि ये स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दूं, यानी कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इनको फिर इस तरह से 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और यहां पर ये आयन होगा, है ना। और ये पीएच मैंने किसको लिखा है, ये फिनॉल को ही लिख दिया है ना। यहाँ पर ये पूरा ऐसा का ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है पीएच, है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने HCl से एक्ट करवाया, HCl मतलब H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर रिएक्ट किया तो ये OH बना और नीचे पहले से फिनॉल था ही, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन गया, ये सॉरी लिटिल मिस्टेक, ये फिनॉल नहीं, ये पीएच जो है ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि यहां पर ऑप्शन तो यही है ना कि यही तो होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, इसी को तो बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी, यहां पर पीएच क्या है, पीएच यहां पर रिंग को बोला गया है, या फिर यहां पर AR लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगी, दोबारा AR लिख लो, है ना, तो भी काम चल जाएगा, AR, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, अगेन रिएक्शन यही फॉलो करेगा। और यहां पर ये क्या है, एनिलीन, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। यहां पर मीडियम कैसा होगा, ये कैसा है, एसिडिक मीडियम, एसिड होगा। और यहां पर ये क्या बना लेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्या बना लेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जिसको कि हम येलो डाई के भी नाम से भी जानते हैं, येलो डाई, ठीक। तो यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म यही ऐसी कैसी फॉलो करेगा, बस यहां पर मीडियम एसिडिक होगा, क्लियर। यहां पर पहले चिपक के अमोनियम सॉल्ट बना देगा और उसके बाद यहां से एक साइड रेजोनेंस में जाएगा तो एक साइड यहां पे लीव करेगा, जिससे कि यहां पे आगे जुड़ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और अपने को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपने को बस ये जानना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट और एनिलीन मिलते हैं तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलता है, और जिसको हम येलो डाई भी बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और बचती है, ये लास्ट रिएक्शन बचती है इस चैप्टर की। यहां पर क्या है कि बीटा नेफ्थॉल, इस वाले कार्बन को बीटा और इसको अल्फा, है ना, ऐसे बोलते थे अपन। तो ये कैसा है कंपाउंड, मतलब इसका एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक से है ये। बीटा नेफ्थॉल ये रिएक्ट करेगा किससे, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से। और जो ये वाली साइट है अल्फा साइट, अल्फा जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये ज्यादा साइट रिएक्टिव होगी, तो इसी साइट पर आकर ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर से पीएच लिख दिया, यहाँ पे फिर से आप AR कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरोमेटिक मतलब यहाँ पर कोई रिंग है। मेन बात इतनी है कि बीटा नेफ्थॉल जब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो एक डाई बनाता है जो कि बनती है रेड डाई, या जिसको हम बोलते हैं नेफ्थॉल रेड। बस इसमें इतना याद रखना है कि वो उसमें कलर पूछा था, कलर कैसा है, वो रेड कलर है।